ओके, सो कल का क्लास क्लियर है मेरे बच्चों? अबे अबे कौन सा बैच लगा दिया? चलिए दोस्तों, तो आई होप कल की क्लास आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई थी। हम लोगों ने कल कुछ कुछ बातें की थी, कुछ क्वेश्चंस किए थे, पीवाईक्यूज भी मैंने कराए थे आपको, तो आई होप पीवाईक्यूज भी हम लोगों को अच्छे से क्लियर हैं। देखिए, इनको सॉल्व करने का एक अलग तरीका भी हो सकता है, राइट, बट जनरली मैं आपको नॉर्मल जैसे डिजिटल में हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही करवा रहे हैं, सो दैट ये सिंपली आप इसको निकाल पाओ, राइट। मतलब करने के इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग दोस्तों चलेंगे आगे। कल हम लोगों ने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की थी, मेरे ख्याल से वो भी आपको समझ में आई होगी। ए ओनली इफ बी एंड ए इफ बी, तो ये भी क्लियर होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो व्हाट आई फील की प्रोपोजिशन लॉजिक में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इज इसी टाइप के क्वेश्चन जो हमने कल स्टेटमेंट वाले किए थे। दूसरा टोटोलॉजी वाले की टोटोलॉजी है कि क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ज्यादा कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में नहीं सीखे थे, बट हमने दो बहुत मेन कॉन्सेप्ट सीखे थे। दैट इज ए ओनली इफ बी। इसका क्या मतलब था दोस्तों? ए ओनली इफ बी एंड ए इफ बी। किसी को याद है ए ओनली इफ बी को हम कैसे लिखते हैं? एनीवन? ए ओनली इफ बी को हम कैसे लिखते हैं? ए इंप्लाइज बी। और ए इफ बी को लिखते हैं बी इंप्लाइज ए, है ना। आई होप ये आप लोग थोड़ा याद रख लेना, तो कभी परेशानी नहीं होगी। ओके, ओके। चलिए, तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आज भी हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है ना। हम लोग कुछ स्टेटमेंट देखेंगे कि स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। स्टेटमेंट्स हमारे ए इंप्लाइज बी के और बी इंप्लाइज ए के कौन कौन से स्टेटमेंट हो सकते हैं। हम लोग स्टेटमेंट देखने वाले हैं दोस्तों, ए इक्विवेलेंट बी के स्टेटमेंट देखने वाले हैं, तो ये तीन चीजें करने वाले हैं। और हम लोग दो चीजें और देखेंगे दोस्तों, कॉन्वर्स इनवर्स, अगर समय मिल पाया तो ये भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। वैसे आज की स्लाइड में सब कुछ है, तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोड दैट इज डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट्स नीड टू बी डन। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट। अगर आप नहीं भी करना चाहते तब भी आप अगर किसी काम को करते हो, उसी चीज को डिसिप्लिन कहा जाता है। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन, जो भाई करना ही है, इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट, इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ओके, तो ये तो मैंने कल आपको बता दिया था दोस्तों, आप देख सकते हो, ये कल मैंने आपको बता दिया था कि फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। जैसे आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया था, P1 P2 P3 Pn आर द प्रेमाइसेस, यील्ड्स Q इज वैलिड। तो आपको याद होगा यील्ड्स का सिंबल भी था कुछ, याद है? राइट, सो ये इसका सिंबल था, राइट। आई होप आपको सिंबल याद होगा, ठीक है ना। ओके, दूसरा इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सेम चीज कैन बी रिटन एज P1 P2 P3 Pn लॉजिकली इंप्लाइज Q इज वैलिड। तो तीनों एक ही बात हो जाएंगी। और तीसरा क्या है दोस्तों, ये एंड है, ए नहीं है, ये एंड है।
P1 P2 P3 इन सब का एंड इंप्लाइज Q इज टोटोलॉजी। तो ये तीन स्टेटमेंट्स एक जैसे हैं, आप इनको दिमाग में रखना कि भाई ये कहीं भी लिखा हो एक ही बात है। ये लिखा है कि भाई ये यील्ड Q इज वैलिड, मतलब हम आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। सेम चीज हम ऐसे देख सकते हैं कि दिस लॉजिकली इंप्लाइज Q इज वैलिड, या फिर P1 एंड P2 एंड P3 दिस इज अ टोटोलॉजी। तो तीनों एक ही बात होती है, ये आप दिमाग में रखना, इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, काम आ सकता है। मतलब तीनों में हमें एक तरह से आर्ग्यूमेंट की ही बात करनी है। यार वो सब करेंगे, आप परेशान मत होइए, आपको सारे PYQs करा दूंगा मैं। आपने जैसे देखा भी होगा, हमने टॉपिक जैसे जैसे कवर हो रहे हैं टॉपिक, हम सारे PYQs को कर लेते हैं, राइट। ML में भी मैंने करा दिए थे, यहाँ भी करा दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, ठीक है ना। तो इस टॉपिक के तो मैं CS के भी आपको करा दूंगा, परेशान मत होइए आप, ठीक है ना। चलिए, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, तीनों इक्विवेलेंट है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तीनों एक ही बात होती है। चलिए, ये सब हमने कल कर लिया था, आई होप आप लोगों को याद होगा, है ना। ये डन है ना, हम लोगों ने किया था ये हमने कल किया था, राइट, सही है ना। ये वाला भी हमने कर लिया था, आपको ध्यान होगा, ये चारों हमने किए थे एक एक करके, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन हमने कर लिया था, राइट, ये भी हमने कर लिया था। नाउ देयर इज अ पॉइंट दैट इज प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आर्ग्यूमेंट सॉल्व करना हमें ऑलरेडी आता है, राइट, वी नो कि भाई जब हमारे सारे प्रीमाइसेस ट्रू हों, वो हमने देखा है कैसे करते हैं, राइट। सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो जो हमारा कंक्लूजन है वो ट्रू होना चाहिए, दैट इज द होल प्रोसेस। बट दिस इज ऑल्सो वन मेथड। तो वैसे इसको जानने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है, नया कुछ नहीं है, एक तरीका है उसी चीज को सॉल्व करने का, जो कि एक्चुअली मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया ये वाला मेथड। तो जो मुझे मेथड पसंद था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमने उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। वो मेथड बेस्ट है मेरे हिसाब से। आप थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें 30 सेकंड ज्यादा लगेंगे, बट आंसर की श्योरिटी है और सिंपली आप पहुंच जाओगे। बट फिर भी मैं ये मेथड आपको बताता हूं, तो इसको मैं तो यही बोलूंगा आप स्किप ही करना, इसको जानकारी इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट नीड टू लाइक कीप इट, इसको रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस स्किप कर रहा हूं, जस्ट आपको ऐसे ही बता रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ा था ये। तो प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन, तो दिस इज अनदर मेथड it is another method to prove that argument is valid or invalid. इसमें क्या करते हैं दोस्तों, मैंने आपको फिर पैसे ही बोल दिया स्किप कर देना इसको, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं। तो इसमें करते क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, तो वी हैव P1 P2 Pn, दीज आर द प्रीमाइसेस, और यहां पे लिखा हुआ है यील्ड Q, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये वैलिड है कि नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैलिड और नॉट। ठीक है ना। तो आप क्या करते हो दोस्तों, यहां पर we assume that this is invalid. ये इनवैलिड है, मान लीजिए हमने इनवैलिड इसको अज्यूम किया। इनवैलिड है इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा Q जो है वो उसका जो मतलब, वैसे हमारा Q ट्रू होना चाहिए, राइट, वी वांट कि हमारा Q ट्रू हो, लेकिन अगर हम इसको इनवैलिड मान रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट ट्रू होगा, ठीक है ना। सो वी अज्यूम दैट दिस इज इनवैलिड, दैट इज we assume Q is false, or we can say complement of Q is true. तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 इज नाउ
वी पुट ऑल द प्रीमाइसेस, सारे प्रीमाइसेस को आप एक साथ ले आइए और नॉट ऑफ क्यू को भी प्रीमाइसेस ही बना दीजिए, नॉट ऑफ क्यू को भी प्रीमाइसेस के बॉक्स में ही अंदर ले आइए। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे आप क्या करिए दोस्तों, नाउ try to make all the terms in the bracket, ये जो हमारा ब्रैकेट है ट्रू, सभी को ट्रू बनाने की कोशिश करिए। if all of them are not able to become true together, या फिर एक काम करते हैं, ऐसे लिखता हूं इसको, मतलब मैं तो बस बता रहा हूं आपको, ये मेथड है, फालतू है वैसे ही, बट देखिए, नाउ टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू ट्रू, ऑब्वियसली हमने ये माना ही था, ऑब्वियसली। नाउ ट्राई टू मेक ऑल द प्रीमाइसेस इक्वल टू ट्रू, सभी प्रीमाइसेस को ट्रू करने की कोशिश करो। अगर ये हो गया दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, मान लीजिए हमने तो उसको ट्रू माना था और बाकी सारे भी ट्रू हो गए, तो व्हाट विल हैपन, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि सारे प्रीमाइसेस ट्रू होने पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू भी ट्रू हो गया। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू को ट्रू मान लिया और बाकी सारे प्रीमाइस भी ट्रू हो गए, साथ में सब एकदम साथ चल रहा है, एकदम मजा आ गया, सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं और हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू भी ट्रू चल रहा है, तो इसका मतलब इस केस में हमारा सब कुछ इनवैलिड हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? सो नाउ टेक दिस एज ट्रू एंड नाउ ट्राई टू मेक ऑल द प्रीमाइसेस इक्वल टू ट्रू। इफ दिस कंडीशन प्रिवेल्स, एग्जिस्ट कर जाती है, then argument is invalid. Else, अगर ये कंडीशन नहीं बन पा रही है, else it is valid. बट ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था, इस प्रोसेस को, इसको ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बताता हूं हमने करना क्या है इसमें। सो इट्स लाइक दिस, हमारे पास ये प्रीमाइसेस हैं, ये आर्ग्यूमेंट है, हमने आर्ग्यूमेंट के कॉम्प्लीमेंट को ट्रू मानना है। अब क्या करना है, नहीं डिस्क्रीट मैथ्स तो आपके सिलेबस में है नहीं। ओके, अब हमने क्या किया दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रू को अंदर ले आए। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रू को, क्यू को ट्रू मान लिया और अब हम सारे प्रीमाइसेस को ट्रू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वैलिड, ये हो जाता है तो इसका मतलब इनवैलिड है, नहीं तो वैलिड कहानी बनेगी। ठीक है ना, आई होप ऐसा कुछ करेगा। ठीक है ना भाई, जितना हम सिलेबस पूरा ही कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डिस्क्रीट मैथ आपके सिलेबस में नहीं, जितना हम कर रहे हैं उतना काफी है। ओके, बट ये मेथड को आप बस स्किप करो, मैं तो बस ऐसे ही बता दिया है क्योंकि बिना इसके भी हम चीजों को कर पा रहे हैं। राइट, ये वाला क्वेश्चन हमने कल की क्लास में ही कर लिया था। ठीक, नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड, ये तो हो गया ना प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब हमने कुछ कर लिया, राइट, वी हैव डन समथिंग, कुछ देखा यार ये कुछ होता है, देयर इज सम प्रोसेस। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट, जो एक रूल है, आप देख सकते हो, रूल आप देख सकते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास बहुत सारे प्रीमाइसेस हैं, P1, P2, Pn, लॉजिकली इंप्लाइज Q गिवन R। क्या ये भी एक आर्ग्यूमेंट का सेटअप है दोस्तों, ये जो मैंने यहां पे लिखा है, क्या ये भी एक आर्ग्यूमेंट का सेटअप है? दीज आर द प्रीमाइसेस, लॉजिकली इंप्लाइज दिस। तो आप बोलोगे यार ये कंक्लूजन है और ये प्रीमाइसेस है, राइट?
ठीक है ना। चलिए, अब इट इज इक्विवेलेंट टू this is equivalent to ठीक है ना, लॉजिकली इंप्लाइज आर। ये आप यूज कर सकते हो अगर कहीं पे आपको यूज करने को मिले तो, ठीक है ना। तो ये दोनों ही वैसे आर्ग्यूमेंट के सेटअप है, बट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कहीं पे यूज करने को आ जाए तो, या कहीं पे कोई पूछे आपसे तो आप इसको बता पाओ, ठीक है। चलिए, अब बताइए दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू इट। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू थिंक, क्या दिस लॉजिकली इंप्लाइज आर गिवन एज, करते हैं। आप बोलोगे क्या हम इसको सिंप्लीफाई करें या डायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब ये कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो सिंप्लीफिकेशन रूल्स बताए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अप्लाई करो। आप उसको नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करो हमेशा। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, लाइक वी हैव सम रूल इन दिस, तो वी कैन डू इट। बट आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो तो नॉर्मली सॉल्व करो। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, सो वी हैव प्रीमाइसेस एंड वी हैव द कंक्लूजन। तो देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो पहला है P इंप्लाइज Q इंप्लाइज S। पी क्यू आर एस मुझे लग रहा है 3 है, 4 है ना यहाँ पे। अब देखिए, तो यहाँ पे ये 1 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, और ये 0 कब होगा, 1 0 पे होगा। तो P1 Q1 S0, तो R की वैल्यू 1 या 0 करेंगे। इसका मतलब इट इज लाइक 12 एंड 14, 12 एंड 14 पे ये फॉल्स हो जाएगा। एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं। 1 एंड 0 पे होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, और ये 0 के लिए 1 0 होना चाहिए। आई थिंक ये सही है। दूसरा है हमारे पास नॉट ऑफ R और P। तो ये 0 कब होगा, जब ये 0 हो और ये 1 हो, ठीक है ना। तो ये PQRS में क्या कहानी बनेगी। अब बोलोगे सर R1 है P0, यहां पे फॉल्स आ जाएगा। और लास्ट है हमारे पास Q, तो Q को 0 होना पड़ेगा तब फॉल्स होगा। तो फॉल्स कहां पे होगा ये, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 8 9 10 और 11, यहाँ पे फॉल्स हो रहा है ये। अब देखिए कहाँ कहाँ पे फॉल्स हो गया ये। ओके, नाउ दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 2 3 पे ये भी था। 8 9 10 11 8 9 10 11 14 12 12 एंड 14, ठीक है ना। और 6 7 इधर से भी कट जाएगा। 4 5 तो कहीं नहीं आ रहा ना, तो आप बोलोगे 4 5 13 और 15 पे ये ट्रू है, मतलब ये क्रिटिकल रोज आ गई हमारी, ठीक है। अब लेट्स सी R इंप्लाइज S क्या होता है। ये फॉल्स कब होगा, जब ये 1 हो और ये 0 हो। तो PQRS अब देखिए कहां पे आएगा, 2 6 10 और ये कितना है 14। तो यहां पे ये फॉल्स है, इसका मतलब ये ट्रू कहां पे है, तो ये ट्रू होगा दोस्तों 0, ये ट्रू होगा 0 1 2 पे नहीं होगा, 3 4 5 6 पे नहीं होगा, 7 8 9 10 पे नहीं होगा, 11 12 13 15 इन सब जगह पे ट्रू होगा।
अब देखिए क्या ये क्रिटिकल रोज पे ट्रू हो रहा है, क्रिटिकल रोज पे 4, 5, 13, 15 ये क्रिटिकल रोज है, तो 4, 5, 13, 15 क्रिटिकल रोज पे ये ट्रू हो रहा है। तो आप बोलोगे यार ये हमारी क्रिटिकल रोज आ रही है प्रीमाइस से और हमारा कंक्लूजन इन क्रिटिकल रोज पे ट्रू हो रहा है, हमारा कंक्लूजन क्रिटिकल रोज पे ट्रू हो रहा है, इसका मतलब ये एक वैलिड आंसर होगा। बताइए कौन कौन कर पाए, जल्दी से बताइए। आर यू आर एबल टू डू इट? एक बार जल्दी से बताओ, मैं सबका वेट कर रहा हूं। हेलो, हाँ सॉरी सॉरी, ये अभी थोड़ी देर बाद अभी करते हैं, पहले ही वाला कर लो। वैलिड है दोस्तों? ओके, तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर ये ट्रू है इसका मतलब पी इज फॉल्स, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगर P फॉल्स है दोस्तों तो P और Q 1 कब होगा, ये ट्रू कब होगा? ओनली इफ Q इज ट्रू, Q के ट्रू होने पे ही 1 होगा, ये ट्रू होगा क्योंकि बिकॉज P इज ऑलरेडी फॉल्स, P ऑलरेडी फॉल्स हो चुका है, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी हो गई, काम खत्म हो गया।
ठीक है ना, वैलिड है, ठीक है ना, इट्स अ टॉटोलॉजी। ओके, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कौन बच्चा पूछ रहा था? अच्छा अखिल भैया, इसमें क्या दिक्कत है भाई? देखिए, नॉट ऑफ आर और पी, ये जीरो कब होगा? ये जीरो तब होता है ना जब दोनों जीरो हो, तो पी भी जीरो हो और नॉट ऑफ आर जीरो हो। नॉट ऑफ आर जीरो मतलब आर की वैल्यू वन हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब आर की वैल्यू वन और पी की वैल्यू जीरो होने पर ये ओवरऑल टर्म जीरो हो जाएगी। तो बस हमने आर और पी को 0 1 0 1 कर दिया और बाकी फिर हमने पी क्यू फिल कर दिए, क्यू और एस फिल कर दिए। ये हमारे आगे फॉल्स की कंडीशन। क्या ये हो गया सबका? चलिए, ऐसे आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, या चलो ये वाला भी कर लेते हैं, फिर आगे वाले होमवर्क दे दूंगा। चलिए, ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या लगता है, ट्रू या फॉल्स? दो ही ऑप्शन आप चला सकते हो। अरे भाई, और जीरो कब होता है भाई? और है ये, एंड नहीं है पहली बात तो, और है वो, ठीक है। 1001 पे वो वन आ जाएगा, राइट। हमें और चाहिए, और को जीरो करना है तो दोनों टर्म जीरो होने चाहिए, पी जीरो होना चाहिए और नॉट ऑफ आर जीरो होना चाहिए। नॉट ऑफ आर मतलब यस, करिए। हेलो, क्या आ रहा है दोस्तों, वैलिड इनवैलिड क्या आ रहा है? आया किसी का वैलिड इनवैलिड? चलिए ट्राई करते हैं, ट्रू या फॉल्स जो भी है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहां पर हमें क्या दे रखा है, पी इंप्लाइज आर, एक मिनट सॉरी, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए, तो P इंप्लाइज R, Q इंप्लाइज R और नॉट ऑफ R। अब देखिए, वैसे तो बहुत सिंपल है ये, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जब अपन बिल्कुल नॉर्मली तक करते हैं तो देखिए ये एक फॉल्स कब होगा, तो पहले तो पी क्यू आर ही है, ये फॉल्स होगा जब ये वन हो और ये जीरो हो, राइट। जब ये वन हो और ये जीरो हो तो पी वन हो और आर जीरो हो, जीरो और वन। और यहाँ पे देखिए क्यू और आर, पी क्यू आर अगर हम देखेंगे तो क्यू वन और ये इधर जीरो, तो वन जीरो। और नॉट ऑफ आर मतलब आर की वैल्यू तो वन होगी तब नॉट ऑफ आर जीरो होगा। अब देखिए,
तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 6, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 6, ये आ जाएगा हमारे पास 0 2 है ना, सॉरी 1 2, 0 नहीं है, 1 3 5 और 7। अब देखिए तो हमारे पास जो क्रिटिकल रोज बनी, ठीक है ना, जो क्रिटिकल रोज बनी वो कौन कौन सी बनी, 4 और 6 तो कटेगा, राइट, 2 और 6 भी कटेगा, फिर 1 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 5, ओ भाई 0 बची बस भाई, सिर्फ 0 इज अ क्रिटिकल रो जहां पे सारे के सारे ट्रू हैं। अब 0 पे ये चेक कर लेते हैं, नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू। तो आप देखिए जब पी क्यू आर तीनों 0 होंगे तो आप देखिए ये क्या बनेगा, 1 एंड 1 दैट इज 1। तो इसका मतलब ये 1 ही आएगा। इसका मतलब आप देखो यार क्रिटिकल रो पे हमारा कंक्लूजन ट्रू आ रहा है, तो ये ट्रू है, ये वैलिड है। क्या ये सबका हो पाया था दोस्तों, एक बार बताइए। ओके, क्या ये सबका हो पाया था दोस्तों, एक बार देखिए। परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है, सबका हो गया। परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सब आप कर लेना अब, ठीक है ना। चलिए ये तो प्रॉपर्टी थी ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी याद है किसी को, P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R, यील्ड P इंप्लाइज R, ये तो पढ़ा था हम लोगों ने, क्या था, इट वाज लाइक कौन सा था, क्या नाम था इसका, सिलोजिज्म कुछ था ट्रांजिटिव, नहीं नहीं ये तो, अच्छा चलो जो भी है, तो प्रॉपर्टी थी, राइट, ये तो प्रॉपर्टी थी। हाँ हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म था ना, वो तो मुझे ध्यान आ रहा था। चलो ये भी आप कर लेना, होमवर्क है, कर लेना आप लोग, ट्राई कर लेना, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। ये भी होमवर्क है, आप लोग ट्राई कर लेना, छोटे क्वेश्चन ही हैं, पी और क्यू दो ही वेरिएबल्स हैं, तो इजीली आप कर पाएंगे। नाउ अब मुझे बताइए दोस्तों, ये आपको बताइए व्हाट इज पी ओनली इफ क्यू, ये क्या होता है, इसका मतलब बताइए, और पी इफ क्यू जल्दी से बताइए। ये मैंने कल बताया था, जल्दी से बताओ, पी ओनली इफ क्यू, इसका मतलब पी इंप्लाइज क्यू, और पी एफ क्यू मतलब क्यू इंप्लाइज पी। डन है। अब यहां पर दो बातें हम लिख सकते हैं, राइट, दो बातें हम लिख सकते हैं। क्या, यहां पर दोस्तों, यहां पर हम लिख सकते हैं पी ओनली इफ क्यू, पी तभी आएगा जब क्यू आएगा, पी तभी आएगा जब क्यू आएगा। इसका मतलब क्यू इज द नेसेसरी कंडीशन। आपसे कौन सा स्टेटमेंट इससे लिंक होगा बताइएगा, ये वाला से कौन सा स्टेटमेंट लिंक होगा, क्यू इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ पी, क्यू इज द इसमें उल्टा कर देते हैं, P is the sufficient condition of Q and P is the necessary condition of Q। चलिए अब बताइए ये हम किससे लिंक करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, कौन से स्टेटमेंट से लिंक होगा, बताइए कौन से स्टेटमेंट से लिंक होगा ये P ओनली इफ Q, कौन से स्टेटमेंट से लिंक होगा, P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q किससे लिंक होगा, बता दीजिए फर्स्ट, बाकी लोग बताइए। यस, P तभी आएगा जब Q आएगा, इसका मतलब Q इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर P। नाइस, व्हाट अबाउट दिस, P if Q, P if Q,
थर्ड या सेकंड? नहीं, फोर्थ तो नहीं होगा, राइट? फोर्थ तो नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ क्या किसका बनता? फोर्थ बनता, फोर्थ अगर आप देखो तो फोर्थ बनता क्यू इफ एंड ओनली इफ ओनली, या क्यू ओनली इफ पी, दैट इज क्यू एम्प्लाइज पी। तो ये चौथे का तो ये बनता। अगर हम नेसेसरी की बात कर रहे हैं, P इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर Q, तो इसका मतलब Q ओनली इफ P, दैट इज Q एम्प्लाइज P, तो ये बनेगा। अब बताइए सफिशिएंट में किससे लिंक करूंगा मैं? P इफ Q, P इफ Q, तो P तब आएगा जब Q होगा, राइट? P तब आएगा जब Q होगा। व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड से लिंक होना चाहिए। Q इज सफिशिएंट कंडीशन ऑफ P, और ये वाला किससे लिंक होगा? ये लिंक होगा P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, तो इट्स लाइक Q इफ P, दैट इज Q इफ P इज P एम्प्लाइज Q। ये चारों स्टेटमेंट एक बार आप देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार देखिए, उस पर आते हैं वीरेंद्र भाई, अभी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिंपल है। पहले देखिए क्या है, सही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये समझ में आ रहा है? Q इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर P, इसका मतलब P तभी आएगा जब Q आएगा, इसका मतलब P ओनली इफ Q, ठीक है ना? एक बार देख लीजिए सारे, Q इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ P, इसका मतलब P ओनली इफ Q, इससे फॉलो हो रहा है। Q इज द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ P, Q इज द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ P, इसका मतलब ठीक है यार, Q इज द सफिशिएंट कंडीशन, मतलब Q हो या ना हो, P1 हो सकता है, ठीक है ना? सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है, तो आप इससे फॉलो करोगे, राइट? और लास्ट के दोनों आप देख सकते हो, ये हमने लिखे। आई होप ये सबको क्लियर है। ओके, अब मुझे बताइए, यहां पे बताइए, Q इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर P, इसको हम स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, फिर मुझे बताइए इंप्लाइज क्या आएगा। तो Q इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर P, इसका मतलब P ओनली इफ Q, और इसको हम क्या लिखेंगे? P एम्प्लाइज Q। और यहां पर Q इज द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ P, सॉरी P आना चाहिए, Q इज द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ P, इसका मतलब Q इफ P इफ Q, जिसको हम क्या लिखते हैं? Q implies P। बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एक बार बताइए, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको 2-3 बार फिर से करवा रहा हूं। प्लीज एक बार देख लीजिए कि आप सब लोग पूरी तरह से समझ पाए हैं कि नहीं। ठीक है ना? चलिए, हम्म, बताइए, इफ P happens, Q must happen। Okay, next is, if P happen, Q must happen। Okay, for P to happen, Q must already be true। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स भी आपको देख सकते हैं। देखिए, इफ P happen, Q must happen।
राइट। अगर P हो रहा है तो Q होना चाहिए। ओके, फॉर P टू हैपन Q मस्ट ऑलरेडी बी ट्रू। ओके, तो ये भी आप देख सकते हो दोस्तों। यहां पे अगर आप देखो तो इसको हम किससे लिंक करेंगे? एनीवन, नीचे वाले स्टेटमेंट को किससे लिंक करेंगे और ऊपर वाले को किससे लिंक करेंगे? हाँ बताइए। तो आप देखोगे नीचे वाला तो क्लियर है। फॉर P टू हैपन Q मस्ट ऑलरेडी बी ट्रू। Q ऑलरेडी ट्रू होना चाहिए, Q ऑलरेडी ट्रू होना चाहिए, तभी P हो पाएगा। इसका मतलब ये P इंप्लाइज Q है। ये नेसेसरी कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है ना? एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? नहीं नहीं, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार। नहीं नहीं, अच्छा नीचे वाला बताइए। फॉर P टू हैपन Q मस्ट ऑलरेडी बी ट्रू। तो ये नेसेसरी कंडीशन वाला लग रहा है या सफिशिएंट वाला लग रहा है? ये नीचे वाला नेसेसरी वाला लग रहा है या सफिशिएंट वाला लग रहा है? नेसेसरी कंडीशन है कि भाई P होने के लिए Q को ऑलरेडी 1 होना चाहिए, ऑलरेडी ट्रू होना चाहिए, राइट। ओके ठीक है ना, ये आ गया। एंड इसमें अच्छा यार रुको ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। चलो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक बार इस बात को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं इन चारों स्टेटमेंट को आप सब खुद लिखना। Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। अब बताइए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लाइज में? जल्दी से आप लोग लिखिए। पहले इसका स्टेटमेंट लिखो कि वो ओनली इफ आता है या इफ आता है, और उसके बाद इसका वो लिखो। आप लोग कर पाओगे, हो जाएगा। सेकेंड इज Q इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर P। इसमें भी दोनों ब्रैकेट भर दीजिए। एंड देन विल, वो तो फिर बाकी दोनों तो सेम हो जाएंगे, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। तो P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, और लास्ट इज P इज नेसेसरी कंडीशन फॉर Q। चलिए अब जल्दी से चारों स्टेटमेंट आप लोग फिल करिए, मुझे धीरे धीरे बताइए। तो पहला देखिए, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P, मतलब P तभी आएगा जब Q आएगा। ठीक है, इसका मतलब P ओनली इफ Q। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं P इंप्लाइज Q। नेक्स्ट सेकेंड, Q इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर P। तो Q इज सफिशिएंट कंडीशन, इसका मतलब P इफ Q। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे? Q इंप्लाइज P। थर्ड, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। तो मतलब Q आ सकता है जब P आएगा, राइट, लेकिन Q बिना P के भी आ सकता है, सफिशिएंट कंडीशन। इसको हम लिखेंगे P इंप्लाइज Q। और लास्ट इज P इज नेसेसरी कंडीशन फॉर Q। इसका मतलब Q ओनली इफ P। इसका मतलब Q इंप्लाइज P। ये बताइए आप सब लोग इस बात को समझ पाए हैं कि नहीं? तभी हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, क्या ये सब बच्चे आप फिल कर पाए हो? क्या आप सभी बच्चे लोग इसको फिल कर पाए हो? परफेक्ट, ठीक है ना। चलिए अब यहीं से हम आगे चलते हैं दोस्तों। ओके, फॉर P टू हैपन, P तभी होगा जब Q 1 होगा। तो क्या ये नेसेसरी कंडीशन जैसा लग रहा है? फॉर P टू हैपन Q मस्ट ऑलरेडी बी ट्रू। Q ऑलरेडी ट्रू होना चाहिए, तभी P हो पाएगा। तो क्या ये नेसेसरी कंडीशन जैसा लग रहा है? यस।
तो यहां पे आप कह सकते हो Q इज नेसेसरी फॉर P, ठीक है ना, Q इज नेसेसरी फॉर P, जिसको हम फाइनली ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये ऊपर वाले स्टेटमेंट को अभी देखते हैं, राइट, विल कम टू दैट, बट पहले हम कुछ और स्टेटमेंट्स को देख लें। मैं इन सब के नीचे वालों को हटा देता हूं, ठीक है ना, अपन खुद लिखेंगे इसको, ठीक है ना, इन सब के जो एक्सप्लेनेशन है इस सब को हम खुद लिखेंगे, राइट। आप बताइएगा इसको। अपन सारे इसको वो करते हैं, ठीक है ना, सारे स्टेटमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। चलिए सो लेट्स सी। देखिए दोस्तों, इफ ए देन बी, व्हाट यू थिंक, इफ ए देन बी, क्या लिखूं इसको सीधा सीधा, इफ ए देन बी, क्या लिखूंगा इसको, इफ ए देन बी तो बहुत डायरेक्ट है, ए इंप्लाइज बी, ए इज द सफिशियंट फॉर बी, ए इज सफिशियंट फॉर बी, इसको कैसे लिखा जाएगा, ए इज सफिशियंट फॉर बी, ए इज सफिशियंट फॉर बी, इसको कैसे लिखा जाएगा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, ए इज सफिशियंट फॉर बी, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज सफिशियंट फॉर बी, इसको कैसे लिखेंगे, अच्छा स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं पहले, स्टेटमेंट वाइज इसको क्या लिखेंगे, मैं यहां पे इफ लिख रहा हूं, इफ ए इज सफिशियंट फॉर बी, तो इफ आएगा, लाइक सफिशियंट है तो इफ आएगा। अब बी इफ ए लिखूं या ए इफ बी लिखूं, बताइए, आप बताइए, इफ आएगा, सफिशियंट कंडीशन है तो इफ आएगा, अब ए इफ बी या बी इफ ए, बताइए क्या लिखा जाएगा, ए इफ बी या बी इफ ए, तो आप बोलोगे यार सिंपल सी बात है, ए इज फॉर बी तो बी इफ ए, राइट। नाउ अब इसको क्या लिखते हैं, आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक, इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, तो नहीं नहीं यार, ए इफ बी क्यों आएगा यार, आयुष भाई कैसी बातें कर रहे हो, ए इज सफिशियंट फॉर बी, तो मतलब क्या है, ए इज सफिशियंट फॉर बी, मतलब बी तब आएगा जब ए होगा, सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है, बी तब आएगा जब ए होगा। नाउ इसको हम ऐसे लिखेंगे, राइट, व्हाट डू यू थिंक, इसको इंप्लाइज में कैसे लिखते हैं, इंप्लाइज में कैसे लिखते हैं, ओनली तो नहीं आएगा, राइट, ओनली थोड़ी आएगा, इसको इंप्लाइज में कैसे लिखते हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है इसको इंप्लाइज में ए इंप्लाइज बी लिखते हैं, राइट, इसको ए इंप्लाइज बी लिखते हैं ना, भागने की जरूरत नहीं है शुभम भाई, गलत मत करिए, आगे मत भागिए, आराम से देखिए। नाउ बी इज नेसेसरी फॉर ए, इसको कैसे लिखते हैं, बी इज नेसेसरी फॉर ए के लिए बी नेसेसरी है, ए ओनली इफ बी, क्या है सही है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए इंप्लाइज बी, इसलिए हमेशा इफ में कन्वर्ट कर लो, गलती नहीं होगी, ठीक है, इफ में कन्वर्ट कर लो तो गलती नहीं होगी, ठीक है। और ये आ गया दोस्तों, ए ओनली इफ बी, मतलब ए इंप्लाइज बी, नॉट ए और आर, तो ठीक है, वो तो पता ही है नॉट ए और आर क्या होता है, बट पता नहीं वो क्या हो रहा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, मैं तो स्टेटमेंट वाली बातों को करवाना चाह रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा इसमें वो ये वाला लगा, आप लोग समझ पाए कि नहीं, पहले ही बताइए, ए इज सफिशियंट फॉर बी, इसका मतलब क्या है, बी के होने के लिए ए सफिशियंट है, तो बी एफ ए, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम उल्टा लिखते हैं, राइट, ए इंप्लाइज बी। क्या सब लोग कर पाए थे, एक बार देखिए,
राइट। चलिए नेक्स्ट। नाउ यहां पे भी वही चीजें हैं, एक बार इसको बंद कर देते हैं। चलिए, तो लेट्स ट्राई टू डू इट दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये तो ठीक है, मतलब इफ नॉट बी देन नॉट ए, ठीक है, तो ये तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई परेशानी होगी। इफ नॉट बी देन नॉट ए हम पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स और ये सब कन्वर्स क्या होता है, ये स्टेटमेंट विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। अब देखिए, तो ठीक है, मतलब ये तो सिंपल दिख रहा है कि सर इट लाइक इफ नॉट बी देन नॉट ए, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, राइट। बी फॉलो फ्रॉम ए, व्हाट डू यू थिंक? बी फॉलो फ्रॉम ए क्या होना चाहिए? बी फॉलो फ्रॉम ए, व्हाट डू यू थिंक? ये ओनली इफ होगा या इफ होगा? लाइक जस्ट टेल मी, बी फॉलो फ्रॉम ए, बी फॉलो फ्रॉम ए, यहां पर पहले क्या लिखेंगे बताइए? पहली बात तो इफ आएगा कि ओनली इफ आएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग ये सोचिए, यहां पे बताइए ओनली इफ आएगा या इफ आएगा? नाउ द पॉइंट इज, इसमें क्या लिखेंगे, मतलब कहां पे क्या आना चाहिए? ओनली इफ में बी ए आना चाहिए या ए बी आना चाहिए, या फिर इधर ए बी आना चाहिए या बी ए आना चाहिए? बताइए पहले तो। इफ मतलब व्हाट डू यू थिंक, ओनली इफ या इफ? पहले तो ये देख लेते हैं। तो बी फॉलोज फ्रॉम ए, तो पहली बात मुझे बताइए लेफ्ट साइड में कौन होना चाहिए, ए या बी? बी फॉलो फ्रॉम ए, बी फॉलो फ्रॉम ए, तो पहले ये बताओ बी लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, या ए लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? बस इतना बताओ पहले, बताइए बताइए सब लोग बताइए, लेफ्ट में कौन होगा? व्हाट डू यू थिंक? इफ के और ओनली इफ के लेफ्ट में कौन होगा? लेफ्ट में कौन होगा, बस इतना बताओ। लेफ्ट में बी होगा या, अच्छा लेफ्ट में होगा बी, राइट, इसका मतलब बी दिख रहा है मुझे। ओके, नाउ अ पॉइंट इज बी फॉलो फ्रॉम ए, ठीक है, इसका मतलब बी जो है वो ए को फॉलो कर रहा है, राइट, लाइक दिस। नाउ द पॉइंट इज, सोच के देखिए, अब ये सफिशिएंट है या नेसेसरी है? लाइक वी शुड राइट इट लाइक बी ओनली इफ ए या बी इफ ए? सोच के देखिए। नहीं नहीं, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम इसको बी इधर लिख रहे हैं कि उधर लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो यहां पर बी फॉलो फ्रॉम ए, तो बी जो है वो ए को फॉलो कर रहा है, बी जो है वो ए को फॉलो कर रहा है।
अब देखिए सबसे पहले आप लोग ये सोचिए, नहीं यार देखो दिमाग लगा के करोगे ना सही आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। पहले आप ये देखो यहां पे है क्या, बी फॉलो फ्रॉम ए। अब देखिए बी ए को फॉलो कर रहा है, राइट, ए बी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ए इफ बी तो आ ही नहीं सकता, ए इफ बी नहीं आ सकता, बी इफ ए या बी ओनली इफ आएगा, राइट, ओनली इफ या इफ की अभी फैसला कर लेते हैं। बट मुझे ये दिख रहा है कि बी राइट लेफ्ट में होगा, बी लेफ्ट में होगा, ए राइट में होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओनली इफ या इफ, तो बी इधर आएगा, ए इधर आएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई बी फॉलो फ्रॉम ए, बी जो है वो ए को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ओके, नाउ द पॉइंट इज बी ओनली इफ आना चाहिए या इफ आना चाहिए, सोच के देखिए। तो यहां पर बी फॉलो फ्रॉम ए, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि यार कोई बंदा इसको फॉलो कर रहा है, राइट, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार ये लड़का जो है वो दूसरे लड़के के को फॉलो कर रहा है, लेट इफ B is follow from A, right? B is following A, right? Something like that. Now the point is, क्या यहां पर आपको क्या लग रहा है, क्या ये नेसेसरी कंडीशन है B is exactly following A, या फिर हम ये कह सकते हैं कि B तब आएगा जब A आएगा, राइट, B follow from A, B तब आएगा जब A आएगा, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि B सिर्फ तभी आएगा जब A आएगा? What do you think? Only if या if? So मुझे ऐसा लगता है if होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा हुआ B exactly follows from A. B follow from A. It's a simple statement. B follow from A. Now the point is, अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि A अगर 1 है तो B 1 हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, इट्स नॉट द नेसेसरी कंडीशन। B exactly follows from A, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, राइट। सो यहां पर आएगा B if A, और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम फाइनली ऐसे ही कर लिखेंगे, A implies B, ये नहीं आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया। ये एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ यहां पे वर्ड, लाइक इट्स नॉट कंप्लीटली फॉलोइंग, लाइक एग्जैक्टली फॉलोज ए नहीं है, ठीक है। तो B फॉलोज A, तो आप कह सकते हो कि A को फॉलो कर रहा है, लेकिन A अगर 0 है तब भी B 1 हो सकता है, ठीक है ना। तो ओनली इफ नहीं आएगा, इफ आएगा। नाउ A implies B, ये तो क्लियर ही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। B is true whenever A is true. What do you think? ये क्या है, ये बताइए क्या है। B is true whenever A is true. अभी बताइए what do you think? क्या ये नेसेसरी कंडीशन लग रही है या बस एम ही नॉर्मल स्टेटमेंट है? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये नॉर्मल स्टेटमेंट है? नहीं 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 यार, प्लीज दिमाग लगा के करिए, गलतियां नहीं होंगी। व्हाट डू यू थिंक यहां पे क्या है? ये नॉर्मल स्टेटमेंट लग रहा है या बहुत स्ट्रिक्टली बताया गया यहां पे? नहीं 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 नहीं, देखिए अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। दो लड़के हैं, एक है सूरज और एक है लेट्स से एक का नाम है राहुल। सो whenever राहुल comes, सूरज is also present, ठीक है। whenever राहुल comes, सूरज is also present। अब मुझे बताइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, whenever राहुल comes, then सूरज is also present। बढ़िया, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जब राहुल आएगा तब सूरज आएगा, बहुत बढ़िया, या जब सूरज आएगा तब राहुल आएगा। लेकिन मान लो अगर सूरज एब्सेंट है, तो कैन आई मेक एनी कमेंट ऑन राहुल? सोचिए यार, आप इतना दिमाग है आप लोगों के अंदर। मैं आपसे कह रहा हूं कि यार whenever सूरज कम्स, राहुल ऑल्सो इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो जब भी सूरज आता है तब राहुल आता है। मान लो सूरज एब्सेंट है, तो क्या मैं कुछ कह सकता हूं राहुल के बारे में? नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब सूरज आता है तब राहुल भी आता है। लेकिन मान लो सूरज नहीं आया, तो राहुल प्रेजेंट है कि एब्सेंट? नो कमेंट्स, आई कैन नॉट टेल एनीथिंग फ्रॉम दिस। समझ में आया कि नहीं भाई? यहां पे आप समझो ना बात को, ऐसी मैं आपसे कह रहा हूं। जहां से ऊपर वाले को देखो आप, लेट अस से सूरज फॉलोज राहुल, ठीक है। मतलब जो राहुल करता है वो सूरज करता है। राहुल 1 हुआ तो, या फिर ऐसा कह सकते हो आप, देखो दोनों स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है कि राहुल फॉलो सूरज, राहुल फॉलो सूरज। जब सूरज प्रेजेंट होता है तब राहुल भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर सूरज एब्सेंट हो गया तो राहुल के बारे में मुझे नहीं पता, राइट।
तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है। देखो, बी फॉलोज फ्रॉम ए एंड बी इज ट्रू वेन एवर ए इज ट्रू। सो वेन राहुल कम्स सूरज इज ऑल्सो प्रेजेंट। लेकिन अगर राहुल एब्सेंट हो गया, आई कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट सूरज। आई होप ये बात मैं समझा पा रहा हूं आपको। तो इसलिए यहां पर आप ये देखो, ये क्या कह रहा है, बी ट्रू होगा जब ए ट्रू होगा। बट मुझे नहीं पता, अगर ए फॉल्स हो गया तब भी तो ए बी ट्रू हो सकता है ना। समझ में आ रही की बात? एक बार बताइए, आर यू एबल टू गेट इट? तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों बी इफ ए, दैट इज ए इंप्लाइज बी। आर यू एबल टू गेट इट और नॉट? ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो बहुत बेसिक है। दीज आर सिंपल स्टेटमेंट्स। ये कह रहा है कि भाई बी ट्रू होगा जब ए ट्रू होगा, लेकिन ए फॉल्स है तो बी क्या है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। नाउ लेट्स सी। अब ये बताइए, ए गारंटीज बी, इसका क्या मतलब है? ए गारंटीज बी, इसका मतलब क्या है? ए गारंटीज बी, व्हाट डू यू थिंक? गारंटीज, अच्छा चलिए पहले हम ये बात करते हैं। यहां पे अगर आप बात करो तो ए गारंटीज बी, तो पहले ही बताइए यहां पर इफ या ओनली इफ की चर्चा तो अभी कर लेंगे, ठीक है ना। इफ या ओनली इफ की चर्चा तो कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्लीज परेशान मत होइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ आएगा या ओनली इफ आएगा, वो तो अभी देख लेते हैं। पहले ये बताइए किसको लेफ्ट में रखेंगे, ए को या बी को? ए को या बी को, किसको लेफ्ट में रखेंगे? लेफ्ट में किसको लिखेंगे, ए को या बी को? ए गारंटीज बी, ठीक है ना। ए गारंटीज बी, तो इसका मतलब बी डिपेंड कर रहा है ए पर, ठीक है ना। बी डिपेंड कर रहा है ए पर, बी डिपेंड कर रहा है ए पर। नाउ अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, ठीक है ना। सो इफ सूरज इज प्रेजेंट देन इट गारंटीज दैट राहुल इज ऑल्सो प्रेजेंट। इफ सूरज इज प्रेजेंट देन इट गारंटीज दैट राहुल इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब सूरज अगर है तो राहुल भी है। ए गारंटीज बी, मतलब ए अगर है तो बी जरूर आएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए अगर है तो बी जरूर आएगा। लेकिन क्या इस स्टेटमेंट में, ध्यान से सुनिए, ए अगर है तो बी जरूर आएगा, इसका मतलब बी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है। ए अगर है तो बी जरूर आएगा। बट बताइए अगर ए नहीं है तो कुछ बात है इसमें? व्हाट डू यू थिंक? कोई बात आ रही है इसमें? अगर ए नहीं है तो मुझे कुछ पता है नहीं। ए गारंटीज बी, मतलब अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए 1 है तो बी 1 होगा ही। लेकिन अगर ए 0 है तो मुझे नहीं पता भाई, आई डोंट नो एनीथिंग। ए गारंटीज बी मतलब अगर ए है तो बी आएगा, लेकिन अगर ए नहीं है तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो व्हाट डू यू थिंक? इसको हम क्या लिखेंगे? ए इंप्लाइज। क्या है, समझा पाया हूं आप लोगों को मैं? एक बार बताइए। ठीक है ना। आई होप ये बात समझा पाया हूं मैं आप लोगों को। ओके, सो लेट्स रिविजिट अगेन। अब देखिए यहां पर क्या है, अगेन लेट्स सी एवरीथिंग, एक बार देख लेते हैं। सो नेसेसरी सफिशिएंट, ये ठीक है। ओनली इफ, ये बात तो समझ में आ गई। ओके, नाउ लेट्स सी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? इफ लाइक पीछे वाला स्टेटमेंट एक बार रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है ना। चलिए जैसे अब देखिए, फॉर P टू हैपन Q मस्ट ऑलरेडी बी ट्रू। व्हाट डू यू थिंक? इसको एक बार मैं वैसे बताने की कोशिश करता हूं। लेट्स ट्राई टू रिक्रिएट इट। सो फॉर सूरज टू बी प्रेजेंट, Rahul should already be present. What do you think? Okay, now the point is, अब बताइए क्या लग रहा है? For Suraj to be present, Rahul should already be present, right? The point is, सूरज तभी आएगा जब राहुल होगा। मान लो इस स्टेटमेंट के हिसाब से राहुल एब्सेंट हो गया, तो क्या यहां पे सूरज एब्सेंट होगा? सोच के देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए, आप समझ जाएंगे। फॉर सूरज टू बी प्रेजेंट राहुल शुड ऑलरेडी बी प्रेजेंट। तो अगर राहुल प्रेजेंट है तो सूरज आ जाएगा, राइट? ठीक है। नाउ अगर राहुल एब्सेंट हो गया तो सूरज क्या होगा? सूरज एब्सेंट होगा, राइट? यहां पे क्या लिखा हुआ है? सूरज तभी आएगा जब राहुल ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। भाई राहुल ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सो यहां पे हम क्या कह सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो आप क्या कह सकते हो? इसका मतलब अगर ये ए है और ये बी है, तो ए ओनली इफ बी, ठीक है ना। What about the first one? What do you think about the first one? If P happens, Q must happen. अब ध्यान से देखना ये बात। If P happens, Q must happen. यहां पे देखिए, if P happens, अगर P हो रहा है तो Q होना चाहिए। What do you think about this? क्या लगता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इसको ऐसे मत पढ़ो, आप ऐसे पढ़ो। मैं इस स्टेटमेंट चेंज करता हूं। तो इफ सूरज इज प्रेजेंट, ध्यान से देखना, मजा आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इफ सूरज इज प्रेजेंट, देन राहुल मस्ट बी प्रेजेंट। इफ सूरज इज प्रेजेंट, अगर सूरज आया है तो राहुल भी आया होगा। अगर सूरज आया है देन राहुल मस्ट बी प्रेजेंट, राहुल भी आया होगा। व्हाट डू यू थिंक? अगर सूरज एब्सेंट, व्हाट डू यू थिंक? सफिशिएंट आ रहा है? क्या सीन बन रहा है? एक बार सोच के देखिए। और किसकी किस पे डिपेंडेंस हो रही है, पहले आप ये देखो, किसकी किस पे डिपेंडेंस हो रही है, ये भी देखना। किसकी किस पे डिपेंडेंस हो रही है ये देखना, इसमें देखना। फॉर सूरज टू बी प्रेजेंट, सूरज को प्रेजेंट होने के लिए, देखो डिपेंडेंस को देखना, इसमें और इसमें अंतर है। फॉर सूरज टू बी प्रेजेंट, भाई सूरज को आने के लिए, सूरज के आने के लिए, फॉर लिखा है यहां पे, इफ नहीं है, इफ यहां पे। तो फॉर सूरज टू बी प्रेजेंट, तो सूरज के आने के लिए राहुल ऑलरेडी 1 होना चाहिए। अबे यार, ओके देखिए यहां पर आप देखिए दोस्तों, फॉर सूरज टू बी प्रेजेंट, सूरज के आने के लिए राहुल को 1 होना चाहिए पहले से। इसका मतलब अगर ए आएगा तो वो तभी आएगा जब बी होगा पहले से, ठीक है। ए तभी आएगा जब बी ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी द ऊपर वाला। इफ सूरज इज प्रेजेंट देन राहुल मस्ट बी प्रेजेंट। ध्यान से सुनो, अगर सूरज प्रेजेंट है, अगर सूरज प्रेजेंट है देन राहुल मस्ट बी प्रेजेंट। मतलब अगर सूरज आया है तो राहुल आएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताइए यहां पे क्या कंडीशन बन रही है, सफिशिएंट या नेसेसरी कंडीशन? और आपको क्या दिख रहा है? लाइक व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं इसको ए बोलूं,
अगर मैं इसको ए बोलूं और नीचे वाले को बी बोलूं, व्हाट डू यू थिंक, क्या डिपेंडेंस होगी? ए डिपेंडेंट ऑन बी या बी डिपेंडेंट ऑन ए? सोच के देखिए यहां पे कौन किस पे डिपेंड करेगा। इफ सूरज इज प्रेजेंट, अगर सूरज आया है तो राहुल आया है भैया, व्हाट डू यू थिंक? अगर सूरज आया है, नाइस नाइस, ए डिपेंडेंट ऑन बी, नहीं 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 वीरेंद्र भाई ध्यान से पढ़ो। अगर सूरज आया है, ध्यान से पढ़ो, इस स्टेटमेंट को हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ो। अगर सूरज आया है तो राहुल आया होगा। आप देखिए, तो आप देखिए डिपेंडेंस किसकी है, अगर सूरज आया है तो राहुल आया होगा। नाउ द पॉइंट इज बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। अब यहां पे हम देखते हैं, इसका मतलब अगर सूरज आया है तो राहुल आया होगा। तो बी इफ या ओनली इफ, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? बी इफ या ओनली इफ? तो बी ए पे डिपेंड कर रहा है। अब बताइए इफ या ओनली इफ? अब बताइए दोस्तों, अब आप बोलो कि सर इफ या ओनली इफ कैसे होगा? अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर सूरज आया है तो राहुल आया होगा, पक्की बात है। लेकिन अगर सूरज नहीं आया तो आपको राहुल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इसका मतलब इफ आना चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेंगे आपसे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव। और आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर भी आप कह सकते हो इफ पी हैपन्स, तो आप कह सकते हो राइट इफ पी। तो ये एक्चुअली क्या है, इसको हम लिखेंगे क्यू इफ पी, दैट इज ऑल्सो पी इंप्लाइज क्यू। ये सफिशिएंट कंडीशन वाला कहानी लग रहा है और ये नेसेसरी वाला लग रहा है। ठीक है ना? एक बार आप सब लोग आराम से देख लीजिए चारों पांचों स्टेटमेंट्स को, एक बार हम रिविजिट कर लेते हैं। कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप इसको एक सिंपल हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके देखोगे ना तो दिख जाएंगी चीजें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर पी टू हैपन क्यू मस्ट ऑलरेडी बी ट्रू। मतलब क्या है? फॉर सूरज टू बी प्रेजेंट राहुल शुड ऑलरेडी बी प्रेजेंट। मतलब सूरज वन तभी होगा जब राहुल वन है, होना चाहिए पहले से। इसका मतलब अगर ये ए है और ये बी है तो ए ओनली इफ बी, राइट। नेक्स्ट, अगर ऊपर वाला देखें दोस्तों तो क्या है? इफ सूरज इज प्रेजेंट देन राहुल मस्ट बी प्रेजेंट, राइट। सो अगर सूरज प्रेजेंट है तो राहुल होना चाहिए, लेकिन अगर सूरज नहीं है तो राहुल के बारे में मुझे नहीं पता। तो यहां कहानी थोड़ी उल्टी हो गई है स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो। ठीक है ना? आई होप ये बात क्लियर है। बाकी हमने ये 4-5 स्टेटमेंट्स को देखा, ये भी हमने देखा, आई होप ये क्लियर है। यहां पे आप देख सकते हो ए गारंटीज बी, तो मतलब क्या है कि अगर सूरज आया है तो इट इज गारंटीड कि राहुल आया होगा। लेकिन अगर सूरज नहीं आया तो राहुल के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, राइट। चलिए, अब तो ये सब आप खुद ही फुल कर सकते हो, राइट। मुझे लगता नहीं इसमें कोई परेशानी किसी बच्चे को होनी चाहिए। चलिए अब जल्दी से फिल कर देते हैं इसको, लेट्स डू इट टुगेदर। ओके, सो P इंप्लाइज Q, तो आपको पता ही है P इंप्लाइज Q लिखते हैं। इफ P देन Q, इफ P ओनली इफ Q, इसको कैसे लिखते हैं? P ओनली इफ Q, इसको कैसे लिखते हैं? P ओनली इफ Q को भी P इंप्लाइज Q ही लिखते हैं। P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको भी P इंप्लाइज Q ही लिखते हैं। इसको हम अगर इफ उसमें लिखेंगे तो अभी ये क्यों हट गया यार? ठीक है चलो, ये P इंप्लाइज Q है, ये P इंप्लाइज Q है, ये P इंप्लाइज Q है। इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों? P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, तो इसको लिखेंगे Q इफ P, दैट इज सेम एज P implies Q again. Last is Q is necessary condition for P. इसको हम क्या लिखते हैं? Q is necessary condition for P. तो P only if Q
इसको आप एक दो बार रीड करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आप कर ही सकते हो, सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया, राइट। अच्छा, पी फॉलो फ्रॉम क्यू क्या बनेगा दोस्तों? पी फॉलो फ्रॉम क्यू, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? पी फॉलो फ्रॉम क्यू। अच्छा नहीं नहीं, पहले ओनली इफ और इफ में बातें कर लेते हैं। पहले इफ और ओनली इफ की बातें करते हैं। व्हाट डू यू थिंक यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है पी वेन क्यू। पी वेन क्यू मतलब पी तब आएगा जब क्यू आएगा। पी वेन क्यू, व्हाट डू यू थिंक क्या है ये? ओनली इफ या इफ, और क्या डिपेंडेंसी है पहले ये बताइए। क्या आना चाहिए यहां पर दोस्तों? एनीवन? ओनली इफ या इफ? पी वेन क्यू। अब ये आएगा क्या दोस्तों? पी वेन क्यू। तो पी तब आएगा जब क्यू आएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? पी तब आएगा जब क्यू आएगा, मतलब आपने बताया भाई पी तब आएगा जब क्यू आएगा, राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो लेकिन अगर क्यू नहीं है तो पी आ सकता है, राइट। उसने क्या बोला भाई? पी तब आएगा जब क्यू आएगा, लेकिन अगर क्यू नहीं है तो पता नहीं, हो सकता है पी आ जाए। तो उसको क्या लिखेंगे? पी एफ। ओके, व्हाट डू यू थिंक? पी फॉलो फ्रॉम क्यू, क्या ये भी इफ ही आएगा या ओनली इफ आएगा? व्हाट डू यू थिंक? पी फॉलो फ्रॉम क्यू। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि राहुल फॉलो सूरज, मान लीजिए, तो इसका मतलब सूरज मार्केट गया तो राहुल भी मार्केट गया। लेकिन मान लो सूरज मार्केट नहीं गया, तो क्या राहुल मार्केट कभी जाएगा ही नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, वी डोंट नो। फॉलो कर रहा है उसको, मतलब अगर क्यू वन हो रहा है, पी फॉलो फ्रॉम क्यू, लाइक अगर क्यू वन है तो पी वन हो रहा है, लेकिन अगर क्यू जीरो है तो आई डोंट नो, राइट। इफ आएगा कि वो आएगा दोस्तों? तो वही आएगा दोस्तों, पी एफ क्यू, दैट इज क्यू इंप्लाइज पी। नाउ पी अनलेस दिस, इसका क्या मतलब है? यहां पे बताइए, इफ आएगा कि ओनली इफ आएगा? यहां पे बताइए, पी अनलेस। पी तब तक नहीं आ सकता जब तक ये ना हो। पी अनलेस, पी तब तक नहीं आएगा जब तक ये नहीं हो। यहां पे क्या आएगा दोस्तों? सोच के देखिए, ओनली इफ या ये। इसको हिंदी में कन्वर्ट करिए आप लोग, हिंदी में कन्वर्ट करिए, हिंदी में कन्वर्ट करिए। पी अनलेस, जब तक ये नहीं आ जाता तब तक पी नहीं आएगा भाई। बताइए क्या लिखा है? पी अनलेस, जब तक ये नहीं आ जाता तब तक पी नहीं आएगा। व्हाट डू यू थिंक? ओनली इफ या इफ? सोच के देखिए। बताइए, इफ या ओनली इफ? सोच के देखिए भाई। इसने क्या बोला कि, ध्यान से देखिएगा, लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट। तो मैं इसको क्यू ही कर देता हूं, लेट्स डू इट क्यू ओनली। इसको क्यू कर देते हैं, जिससे क्या है कि वो बार वाली चीज तो अपन डाल सकते हैं, राइट। उसमें अपन क्या है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अपन लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यार ये हो गया पी अनलेस क्यू। अब इसको आप बोलो सर हमें तो समझ में नहीं आया, इसका स्टेटमेंट बनाते हैं। तो राहुल विल बी प्रेजेंट देखो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी तो नहीं है, बट मैं आपको समझा पाऊंगा इतना तो मुझे आता है। द पॉइंट इज, अगर हम पी अनलेस क्यू की बात करें तो राहुल इज प्रेजेंट अनलेस
सूरज इज प्रेजेंट, मतलब राहुल तभी प्रेजेंट होगा, मेरे ख्याल से ऐसे होता है ना, अनलेस, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, राइट। राहुल इज प्रेजेंट अनलेस सूरज इज प्रेजेंट, मतलब राहुल तभी प्रेजेंट होगा जब तक सूरज प्रेजेंट होगा, राइट। राहुल प्रेजेंट होगा जब तक, मेरे ख्याल से अनलेस का हिंदी जब तक होता है, राइट। इज इट क्लियर? अनलेस का हिंदी हम जब तक कह सकते हैं, राइट। तो राहुल इज प्रेजेंट जब तक सूरज इज प्रेजेंट। मान लो सूरज एब्सेंट हो गया तो राहुल भी गया, खत्म, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक? अरे कोई बात नहीं यार, इट्स लाइक ओके, ठीक है। अनलेस मतलब जब तक होता है ना हिंदी में, अगर हम देखें तो अनलेस को अगर हम हिंदी में देखें तो क्या आता है, मेरे ख्याल से जब तक ही आना चाहिए। हाँ, जब तक ही है, राइट। तो राहुल, मतलब इसको एक स्टेटमेंट में देखें, जब तक ऐसे यूज कर सकते हैं ना, राहुल प्रेजेंट होगा जब तक सूरज प्रेजेंट होगा, ऐसा हिंदी में बात करते हैं। राहुल प्रेजेंट होगा जब तक सूरज प्रेजेंट होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर सूरज एब्सेंट हो गया तो राहुल भी एब्सेंट हो जाएगा। राहुल प्रेजेंट होगा जब तक सूरज प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। नाउ अगर सूरज एब्सेंट हो गया तो राहुल भी एब्सेंट हो जाएगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक? लाइक हिंदी में कन्वर्ट करो ना यार, इतना तो आता ही अपने को, इसको अपन जब तक कह सकते हैं, राइट। तो राहुल प्रेजेंट होगा जब तक सूरज प्रेजेंट है। मान लो अगर सूरज एब्सेंट हो गया तो राहुल भी गया। व्हाट डू यू थिंक? ओनली इफ या इफ? सोच के देखिए, व्हाट डू यू थिंक, ओनली इफ या इफ? बताइए। ओनली इफ, राइट। जब तक इज अ वेरी क्रिटिकल वर्ड भाई। मैं तब, जब तक काम करूंगा जब तक तुम बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा बोला मैंने कि भाई जब तक तुम लोग बैठे हो तब तक क्लास चलेगी। क्लास चलेगी जब तक तुम लोग बैठे हो। मान लो तुम लोग उठ गए तो क्लास खत्म, ऐसा हो सकता है, राइट। तो पी ओनली इफ क्यू, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है आप सबको। ठीक है ना, चलिए। नेसेसरी हो गया ना भाई, जब तक आप बैठे हो तब तक क्लास चलेगी, क्लास चलेगी जब तक आप बैठे हो। मान लो आप उठ गए, खत्म, क्लास खत्म, तुरंत खत्म हो जाएगी, राइट। इट्स लाइक नेसेसरी कंडीशन। ओके, तो ये हो गया। आई होप ये सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है ना, बट ये समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इक्विवेलेंस की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंस जो हमारा होता है दोस्तों, ए इक्विवेलेंट बी, ठीक है ना। देखिए, तो यहां पे हम इक्विवेलेंस की बात करें तो बहुत सिंपल है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है ना। तो ए इफ एंड ओनली इफ, क्या यहां पे सर फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इफ, ऑब्वियसली यार। देखो, क्या हर एक केस में अगर हमने ओनली इफ और इफ में कन्वर्ट कर लिया तो चीजें आसान हो गई हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज गिवन दैट पी इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू। तो सबसे पहले आप देखो यार कि सफिशिएंट की बात हो रही है तो इफ आना चाहिए। अब यहां पर P जो है वो Q की कंडीशन है, तो Q डिपेंड कर रहा है P पे, तो Q इधर आएगा, P इधर आएगा और F आना चाहिए बीच में, देन वी कैन कन्वर्ट इट। तो हमने इसी तरह से किया है। नाउ यहां पे इफ एंड ओनली इफ दोनों आ गया। इसका मतलब दोस्तों, क्या यहां पर A इफ B और A ओनली इफ B दोनों आ गए? इसका मतलब यहां पर B इंप्लाइज A और A इंप्लाइज B दोनों आ गए। मतलब A B बता रहा है, B A बता रहा है, तो क्या दोनों एरो बन गए? बाई कंडीशनल आ गया, जिसका मतलब इसको बोलेंगे
पर कैसे पता चलेगा कि सिंबल की कि पी इफ है या क्यू ओनली इफ? यार यही तो सिखाया, अबे यही तो सिखाया अली भाई यार, यहां पे यही तो बताया था यार। अच्छा, इफ है या ओनली इफ है। देखिए एक पेज और खा लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए अगर हम यहां पे बात करते हैं दोस्तों, इफ लिखते हैं या ओनली इफ लिखते हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड में किसको लिखते हैं और राइट साइड में किसको लिखते हैं बताइए? लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं वो डिपेंड कर रहा होता है या राइट वाला डिपेंड कर रहा होता है लेफ्ट पे? बताइए कौन किस पे डिपेंड कर रहा होता है बताइए? यहां पर ये लेफ्ट वाले टर्म है या राइट वाली टर्म है? कौन सी टर्म किस पे डिपेंड करती है? राइट वाली लेफ्ट पे करती है, लेफ्ट वाली राइट पे करती है? नहीं ऐसे बताइए, कौन सी किस पे करती है? तो राइट वाली लेफ्ट पे करती है, लेफ्ट वाली राइट पे करती है, ऐसे बताओ। अरे चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखिए यहां पे लिखेंगे दिस इफ दिस, मतलब ये तभी होगा जब ये आएगा, इसका मतलब तो लेफ्ट वाली, यहां पे देखिए दिस इफ दिस, ये तभी आएगा जब ये आएगा, इसका मतलब लेफ्ट वाली डिपेंड ऑन राइट वाली, राइट? इसका मतलब दिस इफ दिस, ये तभी आएगा जब ये आएगा, राइट? अब बस डिपेंड करता है कि भाई इफ लगाना है कि ओनली इफ। इफ लगाएंगे तो इफ लगाएंगे, मैं यहां पे लेफ्ट टर्न लिख देता हूं, एफ एल लिख देता हूं, यहां पे आर लिख देता हूं। तो इफ लगाएंगे तो इसका मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन है, और ओनली इफ लगाएंगे जब ये नेसेसरी कंडीशन होगा। और अगर यहां पर इफ लगा रहे हैं तो इफ लगाने पर आप समझ पाओगे, इफ लगाने पर सफिशिएंट कंडीशन है एल इफ आर, तो ये क्या बनता है दोस्तों? आर इंप्लाइज एल, और नेसेसरी कंडीशन में एल इंप्लाइज आर, ये बनता है। ठीक है ना? अब बस आपको यही, उल्टा बोल दिया क्या? नहीं सही बोला है, कोई गलती नहीं। देखिए लेफ्ट इफ दिस, इसका मतलब यह है कि लेफ्ट वाली तभी आएगी जब ये आएगा, सही है ना? अब देखिए भाई ये तभी आएगा जब ये आएगा। अब द पॉइंट इज सफिशिएंट कंडीशन लिखनी है या नेसेसरी लिखनी है, ठीक है? वो आपको स्टेटमेंट से देखना पड़ेगा। इज दिस ओके? सही बोला है मैंने दोस्तों? आप लोग समझ पा रहे हैं? भाई अली भाई वही तो समझा रहा था ना, वही तो समझा रहा था ना कि इफ आएगा कि ओनली इफ आएगा, राइट? थोड़ा कंफ्यूजिंग तो ऑब्वियसली होगा ये, ठीक है ना? चलिए जैसे आप यहां पर देखिए P अनलेस Q, आप सोचिए P अनलेस Q, जस्ट थिंक, एक स्टेटमेंट बनाइए अपने दिमाग में। अनलेस मतलब हिंदी में जब तक होता है ना, जब तक मतलब फॉर एग्जांपल आपने बोला कि बादल ने आपसे बोला है कि हम तब तक बरसते रहेंगे जब तक धरती की प्यास नहीं बुझ जाती। सोच के देखिए, हम तब तक बरसेंगे जब तक धरती की प्यास नहीं बुझ जाती। अब सोचिए जैसे ही धरती, मान लो धरती की प्यास नहीं बुझ रही है, मतलब चल रही है मामला, लाइक धरती कह रही है मैं प्यासी हूं, तो मतलब बरसता रहेगा। लाइक इफ Q इज 1, P 1 होगा, राइट? लेकिन जैसे ही धरती की प्यास बुझी, मतलब जैसे ही हमारी दूसरी कंडीशन फॉल्स हुई, पहली कंडीशन अपने आप फॉल्स हो गई। जब तक वर्ड आ गया तब तक काम करेंगे जब तक ये ना हो जाए, ठीक है? जैसे ही दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना? ओके। अब P फॉलो फ्रॉम Q, P फॉलो फ्रॉम Q, तो P जो है वो Q से आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब यहां पे अगर देखें तो P फॉलो फ्रॉम Q, ठीक है? तो आप देखिए इसका मतलब P जो है वो Q को फॉलो कर रहा है। अब यहां पे P और Q ऐसा आना चाहिए। अब इफ आएगा या ओनली इफ आएगा? अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, Q 1 होने पर P 1 होगा, लेकिन इट्स अ वेरी लाइट स्टेटमेंट,
ठीक है, मतलब हम तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, राइट। मतलब द पॉइंट इज आप मार्केट गए तो मैं भी मार्केट गया, लेकिन अगर मान लो आप मार्केट नहीं गए तो हो सकता है मैं जा सकता हूं मार्केट, लाइक समथिंग लाइक दैट। सो इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। पी वेन क्यू, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे भी आप देखोगे तो पी जो है वो क्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो पी इधर आएगा क्यू इधर आएगा, इफ या ओनली इफ आप डिसाइड करना है। तो आप सोच के देखिए पी वेन क्यू, तो क्यू अगर वन होगा तो पी वन हो जाएगा, ठीक बात है भाई। तो ये पी वन होगा जब क्यू वन होगा, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ऐसे ही बोला गया। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं तब मार्केट जाऊंगा जब तुम मार्केट जाओगे, ठीक है, मान लो तुम मार्केट नहीं गए तो अब मैं हो सकता है चला जाऊं, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, वेरी वेरी लाइट स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है वो, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो दोस्तों। चलिए, तो यहां पे आप देखोगे ए इफ एंड ओनली इफ बी, तो अगर ए इफ एंड ओनली इफ बी की बात हो रही है तो यहां पे इफ भी आ गया ओनली इफ भी आ गया, तो आप देखोगे दोनों इंप्लाइज वाले आ जाएंगे आगे पीछे एरो वाले, तो ये कहानी बन जाएगी। ए इक्वल टू बी तो बड़ा सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है। ए इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बी इज ट्रू, ये बताइए। ए इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बी इज ट्रू। अब यहां पे दो चीज बन सकती हैं दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं देखो ए इज ट्रू इफ बी इज, अब बताइए क्या ये लाइट स्टेटमेंट है या एक्सट्रीम स्टेटमेंट है? व्हाट डू यू थिंक? ए इज ट्रू व्हेन बी इज ट्रू, ये लाइट स्टेटमेंट है या ट्रू, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है? आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के देखिए। भाई मैं पास होऊंगा जब तू पास होगा, राइट। मैं पास होऊंगा जब तू पास होगा, राइट, सिंपल सी बात है। मैं एग्जाम में पास होऊंगा जब मेरा दोस्त पास होगा, सिंपल सी बात है, इसमें नॉट परेशान होने वाली बात नहीं। सो आप देखोगे यार ए इज ट्रू इफ बी इज ट्रू, तो आप देखोगे यार ए इफ बी, ठीक है ना। सो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसका मतलब बी इंप्लाइज ए बन जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार ए इज ट्रू ओनली इफ बी इज, पहले केस में क्या है कि मैं पास होऊंगा जब मेरा दोस्त पास होगा। अब ऐसा हो सकता है दोस्त फेल हो गया लेकिन तब भी मैं पास हो सकता हूं, राइट। भाई मैं पास होऊंगा जब मेरा दोस्त पास होगा, मान लो दोस्त फेल हो गया तब मैं पास हो सकता हूं पहले केस में, क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। लेकिन दूसरा देखिए, मैं तभी पास होऊंगा जब मेरा दोस्त पास होगा, मैं तभी पास हो पाऊंगा जब मेरा दोस्त पास होगा। तो यहां पे क्या है, दोस्त को पास होना ही पड़ेगा तभी मैं पास हो पाऊंगा, ठीक है। अगर मान लो दोस्त फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊंगा, पास नहीं हो सकता उस केस में, क्योंकि यहां पे ओनली इफ लगा हुआ है। तो यहां पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ए ओनली इफ बी, और इसको लिखेंगे ए इंप्लाइज बी। तो आप देख सकते हो ये दोनों तरह से स्टेटमेंट बन गया और ये हमारा इक्विवेलेंस वाली कहानी बन जाएगी। इफ एंड ओनली इफ की बात आ गई है, इसलिए यहां पे देखिए ए इंप्लाइज बी और बी इंप्लाइज ए, ठीक है ना, ठीक है ना। आई होप आपको समझा पा रहा हूं दोस्तों, क्या मैं आप लोगों को ये बात समझा पा रहा हूं, राइट। ए इफ बी एंड ए ओनली इफ बी। तो ए इफ बी क्या होता है, ए इफ बी इज बी इंप्लाइज ए, ए ओनली इफ बी इज ए इंप्लाइज बी। तो यहां पे आप देखोगे यहां पे भी हमारी ये बन जाएगी कहानी। इज दिस ओके? ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आई होप यहां तक आप सब लोग पहुंच पा रहे हो। बाकी सारी कहानियां वही हैं दोस्तों जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एक और करते हैं, चलो। ओके, वन मोर थिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस?
ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, इफ आएगा, ओनली इफ आएगा, बताइए। बताइए, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, इफ आएगा, दोनों आएगा, जल्दी से बताइए। कंबाइन कर देंगे ना, ए इंप्लाइज बी इंप्लाइज ए, तो इसका मतलब बाई कंडीशनल हो गई। ए ने बी को बताया, बी ने ए को बताया, तो बाई कंडीशनल बन गई, उसको इक्विवेलेंस कहते हैं, राइट। व्हाट डू यू थिंक, इफ है या ओनली इफ लग रहा है? ए व्हेनेवर बी, कि भाई ए तब आएगा जब बी आएगा, और सिंपल सा स्टेटमेंट है, राइट। बारिश तब बरसेगी जब धरती प्यासी होगी, राइट। उसने बोला मैं तब बरसूंगा जब धरती प्यासी होगी, ठीक है ना। या ऐसा किसी दोस्त ने बोला भाई मैं तब आऊंगा जब तुझे जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो दोस्त तो कभी भी आ सकता है, राइट। व्हाट डू यू थिंक, राइट। इफ ही आएगा, ओनली इफ तो नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही देखना यार, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। वेनेवर इज अ वेरी स्मॉल स्टेटमेंट, लाइक वेरी सिंपल है कि ए वेनेवर बी, भाई तुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं वैसे भी आ सकता हूं, राइट। तो इट्स लाइक ए वेनेवर बी, तो ए इफ बी, ठीक है ना। चलिए, ओके, नाउ ए इंप्लाइज बी, बी इंप्लाइज है, तो ये तो अपने को पता ही है, तो अपन कर ही रहे हैं इतनी देर से। ओके, ए इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। भाई बिना एग्जांपल के नहीं होगा, राइट। सोच के देखिएगा, देखिए वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसी में से हो जाएगा। आई ट्राइड कि मैं सब चीजें कवर कर लूं आपके लिए, बट अगर मान लो कुछ इधर उधर से आ जाता है तो जस्ट ट्राई टू टेक एन एग्जांपल। वैसे इस एक्स से बाहर नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओनली फॉर इफ पे ही खेलेगा वो आपसे एग्जाम में, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा आगे तक करा दिया है। सो ए इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, तो दोनों हो गया, ए इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, तो दोनों चीज हो गई। यहां पे भी इक्विवेलेंस की कहानी बन जाएगी। लास्ट, ए वेनेवर बी एंड ए ओनली इफ, तो आपका वेनेवर अभी किया था हम लोगों ने, तो वेनेवर वाला बी इंप्लाइज ए, अच्छा ए एंड बी हैव सेम ट्रूथ टेबल, ए एंड बी हैव सेम ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल मतलब सेम ही हो गए ना भाई। अगर मान लो ए और बी की सेम ट्रूथ टेबल बन जाती है, जैसे डिजिटल में हम करते थे या यहां पे हम कर रहे हैं, सेम ट्रूथ टेबल बन गई, तो क्या दोनों को सेम बोला जा सकता है? बताइए, दोनों का सेम ट्रूथ टेबल बन गया, तो क्या दोनों को सेम बोल सकते हैं अपन लोग? राइट, सिंपल है, यस, राइट, सिंपल सी बात है भाई। दोनों का सेम ट्रूथ टेबल हो गया तो दोनों सेम हो गए ना, इसमें क्या परेशानी है यार, ठीक है ना। ए इक्वल टू बी हो गया। ओके, सो लेट्स सी दिस वन दोस्तों। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स, या तो दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया, या तो दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रू है एक फॉल्स है। क्या यहां पे और क्या कहना चाह रहा है ये? व्हाट डू यू थिंक, क्या कहना चाह रहा है यहां पे ये?
ओके तो यहां पे देखिए क्या कहना चाह रहा है कि भाई या तो दोनों एक साथ ट्रू होंगे या एक साथ फॉल्स होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है या एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है। क्या यहां पे ये कहना चाह रहा है दोनों की ट्रूथ टेबल सेम है? दिस मीन दे हैव सेम ट्रूथ टेबल, ठीक है ना, दे हैव सेम ट्रूथ टेबल, मतलब दे आर इक्विवेलेंट, कोई परेशानी नहीं है। नाउ द पॉइंट है, अब ये देखिएगा, ठीक है ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ए इज ट्रू एग्जैक्टली व्हेन बी इज ट्रू। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? हाँ मतलब ए इक्विवेलेंट टू बी, राइट, दोनों का ट्रूथ टेबल सेम है तो इक्विवेलेंट हुए ना। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट मतलब ये भी, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है, आप दोनों ही लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ए इज ट्रू एग्जैक्टली व्हेन बी इज ट्रू। ए इज ट्रू एग्जैक्टली व्हेन, एग्जैक्टली वर्ड आ रहा है, ए ट्रू हो रहा है जब बी ट्रू हो। एग्जैक्टली वर्ड आ रहा है, एग्जैक्टली मतलब अगर बी ट्रू है तो ए ट्रू होगा। ए ट्रू हो रहा है एग्जैक्टली व्हेन बी इज ट्रू। ओके नाउ द पॉइंट इज इफ या ओनली इफ, क्या लग रहा है? ए इज ट्रू एग्जैक्टली व्हेन बी इज ट्रू, मतलब ए तभी ट्रू हो रहा है जब बी ट्रू है। एग्जैक्टली वन, व्हाट डू यू थिंक? या इसका मतलब ये दे हैव सेम ट्रूथ टेबल, क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? यहां पे इंप्लाइज आएगा, इक्विवेलेंस आएगा, व्हाट डू यू थिंक? ए इज ट्रू एग्जैक्टली व्हेन बी इज ट्रू, बताइए। ए इज ट्रू एग्जैक्टली व्हेन बी इज ट्रू। ओके ओके तो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों, हमें ऐसा लग रहा है लाइक वी जस्ट वांट टू सी, तो हमें लग रहा है कि सर ओनली इफ आएगा, राइट? ए इज ट्रू एग्जैक्टली व्हेन बी इज ट्रू, सो लाइक वी कैन से ए ओनली इफ बी, राइट, ए ओनली इफ बी, ऐसा लग रहा है हमें, राइट? बट एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर आप इसको देखोगे दोस्तों, ए बी का ट्रूथ टेबल बनाओ तो A is true exactly when B is true. अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो A only if B, लग रहा है हमें, राइट? A only if B, तो वी कैन से B implies A, राइट? B implies A, तो A is नहीं, A implies B होगा ना। A is true only when, A is true exactly when B is true, so A only if B, इसका मतलब A implies B, ये फॉलो हो रहा है इससे, ठीक है ना? ओके, A implies B, A only if B मतलब A implies B, सही है।
अब यहां पर दो चीजें हैं, अगर हम यहां पर देखें दोस्तों तो दो चीजें हैं यहां पर स्टेटमेंट के अंदर, लाइक हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। लाइक ए इज ट्रू ओनली व्हेन बी इज ट्रू, और दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों ए इज ट्रू, लाइक यहां पे तीन स्टेटमेंट हो गए, बल्कि अगर आप देखो ना यहां पे अगर आप देखोगे तो तीन स्टेटमेंट हो गए। ए इज ट्रू व्हेन बी इज ट्रू, ठीक है ना। ए इज ट्रू ओनली व्हेन बी इज ट्रू, ए इज ट्रू exactly when B is true। अब इन तीनों को अगर हम देखेंगे यहां पे तो तीनों में सबसे आसान तो ये कि यार A is true when B is true, तो ये तो ठीक है यार, A if B वाली कहानी बन जाएगी और इसको हम बोलेंगे यार B implies A, राइट, इसमें कोई परेशानी नहीं है। Now what do you think about the second and the third one? A is true only when B is true, A is true exactly when B is true। अब इन दोनों में क्या अंतर लग रहा है आपको? A is true only when B is true and A is true exactly when B is true, इन दोनों में क्या अंतर लग रहा है? सेम है? मानना पड़ेगा A is true only when B is true, ठीक है, A is true exactly when सेम ही है, राइट। तो ओनली इफ में, ठीक है, तो ओनली इफ में A डिपेंडिंग ऑन B, बट एग्जैक्टली में लग रहा है कि सेम मैपिंग होना चाहिए A और B का। बट यहां पे एक्चुअली एक फॉल्स की बात नहीं हुई है कहीं पे भी, राइट, यहां पे ट्रू की ही बात हो रही है। तो यहां पे क्या लिखा है? A इज ट्रू एग्जैक्टली व्हेन B इज ट्रू, लेकिन यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि A इज फॉल्स एग्जैक्टली व्हेन B इज फॉल्स, तब जाके वो इक्विवेलेंस बनता। मतलब इक्विवेलेंस के अंदर यहां पे क्या कह रहा है कि भाई B अगर ट्रू है तो A ट्रू है, ठीक है ना, एग्जैक्टली व्हेन, तो A तभी ट्रू होगा जब B ट्रू है। यहां पे इसने फॉल्स की बात नहीं करी है, ठीक है। यहां पे अगर लिखता कि A इज फॉल्स एग्जैक्टली व्हेन B इज फॉल्स, तब हम कह सकते थे कि यार ये इक्विवेलेंस बनता, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और आप कह सकते हो कि यार A ओनली इफ, सेम ही है ये B, और यहां पे अपन कह सकते हैं कि A इंप्लाइज B वाली कहानी बन जाएगी, ठीक है ना। B इज ट्रू ओनली व्हेन A इज ट्रू है क्या? नहीं नहीं, यहां पे लिखा B इज ट्रू एग्जैक्टली व्हेन B, A इज ट्रू एग्जैक्टली व्हेन B इज ट्रू, लेकिन यहां पर फॉल्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करी है इसने, तो सिर्फ ट्रू की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि भाई B ट्रू होगा तब A ट्रू हो जाएगा, एंड ऊपर वाला बात भी यही कर रहा है। लेकिन दोनों चीजें, अगर ये फॉल्स के बारे में भी कहते तब भी हम कहते यार, तब कह सकते थे कि दे आर इक्विवेलेंट, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं लग रहा। तो यहां पे आप कह सकते हो A इंप्लाइज B,
लास्ट वाला तो साफ साफ दिख ही रहा है, नॉट ए, इफ एंड ओनली इफ नॉट बी। तो यहां पे तो बाई इक्विवेलेंस या ये वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। चलिए, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा आपके पेपर में। जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ओनली इफ या इफ के ऊपर ही गेम खेलेगा जनरली, व्हाट आई फील, बट फिर भी मैंने आपको पूरी तरह से काफी सारे स्टेटमेंट्स बताने की कोशिश करी है, इतना सफिशिएंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, वैसे तो हमें कुछ क्वेश्चंस करने थे दोस्तों, आप ये क्वेश्चंस एज अ होमवर्क ले सकते हो। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने होमवर्क, रिपीट ही हो रहे हैं क्या, ये तो करा चुका हूं मैं आप लोगों को, रिपीट हो रही है क्या पीपीटी, हाँ ये रिपीट हो रही है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। पीछे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं दोस्तों, उनको एज अ होमवर्क आप ले सकते हो। एक्चुअली मुझे कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव पढ़ाने थे, अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप कहोगे तो इसका पूरा डीपीपी भेज देता हूं आप लोगों को, आप उसमें सॉल्यूशन भी देख सकते हो और आंसर भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो वो आप लोग कर सकते हो एज अ होमवर्क, ठीक है ना। उसी में से मैंने उठाए, पीवाईक्यू की डीपीपी है, ठीक है ना। हाँ कर लिए, मोस्टली सारे नहीं किए हम लोगों ने, तो पीवाईक्यू की ये सारे नहीं किए आप लोगों ने। पीवाईक्यू की एक डीपीपी है, वो आप कर सकते हो, लेकिन अभी सिर्फ प्रोपोजिशन लॉजिक करना, प्रेडिकेट के मत करना। प्रेडिकेट अभी हम आगे पढ़ेंगे, लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में तो हमें ये कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव पढ़ना है, ठीक है ना। सो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ ग्रुप पे, वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। हम लोग अब मंडे को मिलेंगे और यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको एक बार पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। मंडे को इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे हम लोग इन बातों को समझ पाएंगे। देखिए, इन्फॉर्म की डीपीपी अभी आई इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसका सॉल्यूशन अभी बनाना है, आ जाएगी, आपको मंडे को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो टेस्ट का भी सॉल्यूशन, टेस्ट भी आपको परसों मिलेगा, तो टेस्ट का भी सॉल्यूशन आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। चलिए, मिल जाएगी आपको, मंडे को मिल जाएगी। मुझे उसका सॉल्यूशन बनाना है, तो आज कल और परसों का समय होगा मेरे पास, मैं उसका सॉल्यूशन बना के दे दूंगा, तो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।